साथियों नमस्कार, मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और अपने मित्र डॉक्टर अजीत जी का हमारे इस शो में स्वागत है। कैसे डॉक्टर साहब आप? बहुत बढ़िया। तो आज कुछ बातचीत करते हैं आपके साथ, बिल्कुल। पुरानी पृष्ठभूमि से लेकर के। जी। चूंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, तो मुझे लगता है काफी सेवाएं आप दे रहे हैं लोगों को। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर आपने काफी मेहनत करी और आज इस मुकाम पे हैं आप कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, हजारों लाखों जिंदगियां बचा रहे हैं प्रतिदिन। तो डॉक्टर साहब थोड़ा अपने जीवन पर प्रकाश डालें कि कैसे आपके जीवन में आपने कैसे सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनने का प्लान जो मेरा था वो स्टार्टिंग से कोई नहीं था। अच्छा। मैंने जब इंटरमीडिएट किया, फिर इंटरमीडिएट करने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त था अमरीश, अच्छा। दोनों लोग साथ में इंटरमीडिएट किए जी। फिर उसके बाद में जो है जब रिजल्ट आया तो अब यही प्लानिंग थी कि अब इसके बाद क्या करना है। जी। तो अमरीश मेरा दोस्त जो है वो नानी के गांव में रहता है। अच्छा। तो हम दोनों लोग वहीं बैठे थे नानी के यहाँ, जी। तो प्लान कर रहे थे कि कल सुबह जो है हम लोग चलेंगे जी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेकर के और बीएससी में एडमिशन करवाएंगे। जी। तब तक एक और मेरा दोस्त था, अच्छा। मैथ्स का, वहीं का राहुल। दोस्त था क्या, मतलब अब नहीं है? नहीं, अभी भी है। अच्छा। तो वो आया और पूछने लगा क्या करने का प्लान है आप लोगों का। तो हम कहे कि जो है प्लान यही हम दोनों लोग बना रहे हैं कि हम जेडबीसी से बीएससी में एडमिशन लेंगे। अच्छा। और ये हमारे जो फ्रेंड है ये जो है पीसीएम से करेंगे। अब वो मुझसे 1 साल पहले निकला हुआ था। अच्छा। राहुल तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था कोचिंग में। अच्छा। तो कहने लगा कि जो है ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे आप लोग, जो है आप जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करिए, आप मेडिकल की करिए। और उसने जो है डाइवर्ट कर दिया। अच्छा। उसी जगह से जो है हम लोगों का प्लान जो है चेंज हो गया। सुबह बात किए घर पर और हम लोग चले आए लखनऊ हजरतगंज। अच्छा। यहाँ कोचिंग पता करने के लिए कि कहाँ अच्छा पढ़ाई होती है। जैसे मेडिकल में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी, और इसमें इंजीनियरिंग में जो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो उस समय कोचिंग आपने नाम सुना होगा, ट्राईवैग बहुत चलती थी, काफी फेमस थी वो थी कोचिंग, उसके लिए इंजीनियरिंग की टॉप की थी। जी। और एक जोशी सर पढ़ाते थे मैथमेटिक्स। जी। और एक इंजीनियर आदित्य कुमार थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे। जी, बढ़िया टीचर। तो वहाँ अमरीश का एडमिशन करवा दिया गया। अच्छा। और हमने जो है एक विष्णोई सर थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। जी। अभी भी हैं जी। अच्छा। अभी भी हैं। और अजय बहादुर श्रीवास्तव जूलॉजी। जी। और फिजिक्स के एक सर हैं घनश्याम श्रीवास्तव। अच्छा। और एक मुसन्ना सर थे। अच्छा। बॉटनी के, उनसे बॉटनी में एडमिशन करवा लिए। फिर उसके बाद में हम लोग तैयारी करने लगे और मेडिकल का एग्जाम देने के बाद में जो है यही 2 साल 3 साल बीता अटेम्प्ट में, सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर हमने जो है एक वेल्लूर यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर वीआईटी वहाँ का, और एक एसआरएम मणिपाल सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। नहीं, सिक्किम दूसरी है। अच्छा। मणिपाल वो भी तमिलनाडु में ही। अच्छा। कांचीपुरम में उसका कैंपस है, रामापुरम। अच्छा। तो वहाँ का फॉर्म भरा, वहाँ भी सिलेक्शन जब हमारा हुआ तो हमने सोचा कि हमारा एक दोस्त है धर्मेंद्र नाम है उसका, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ, हमारा भी हुआ। तो घर पे बात किया कि बीटेक में एडमिशन करवाना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। तो एक तो ग्रामीण परिवेश, उस समय इतना मोबाइल और इसका कोई जमाना नहीं था। जैसे मान लीजिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल के सहारे बहुत जानकारियां हो गई। यूट्यूब और गूगल पे अपना सर्च करके सब जानकारी हासिल कर लेते हैं। सही कह रहे हैं। तो किसी को पता नहीं था। जब आपस में बात हो कि अरे भाई बीटेक कर रहे थे, डॉक्टरी के लिए तैयारी, बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं। अच्छा। तो घर वालों को मैंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, 4 साल का कोर्स है, फिर उसके बाद में जॉब मिलेगी। फिर किसी ने बता दिया कि जॉब जो है अब्रॉड मिलेगी। अच्छा, विदेश, फॉरेन में। तब और दिक्कत, घर वाले परेशान। घर वाले परेशान किए, पढ़ाई करोगे फिर जॉब करने के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा, मेडिकल में जो भी मिले आप उठा लो, फिर उसके बाद में अपना पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करना, नहीं जॉब मिलेगी जॉब करना। सही। तो फिर भी हम नहीं माने, पिताजी से कहे कि हमको एडमिशन लेना है। पापा के साथ में जो है हम गए चेन्नई पहुंच गए। हम लोग चेन्नई पहुंचे। जी। वहीं रूम लिया गया, होटल एक बुक करवाए। सुबह काउंसलिंग में जाना था। फिर भी जो है पापा हमारे जो है रात भर सोए नहीं। अच्छा। यही हमको समझाते रहे
यहाँ भैया एडमिशन ना कराओ, यूपी में ही जो मिल जाए उसमें ले लो। ठीक है। हाँ, ये सब सही नहीं है। फिर भी हम नहीं माने, काउंसलिंग कराने गए, डीडी बनवा के ले गए थे, जमा करवा दिए, फिर वहां से वापस आए। फिर घर पहुंचने के बाद में फिर घर पे बातचीत हुई तो यही हुआ, फाइनली डिसीजन यही हुआ कि उसको हटा के मेडिकल में ही जाना। मतलब प्लान चेंज हो गया। फिर हमने जो है एडमिशन सीपीएमटी काउंसलिंग कराई, फिर एमसी में एडमिशन करवा के तब जाके पढ़ाई चालू की, पढ़ाई कंप्लीट किए, तब प्रैक्टिस में आए। तो कौन सी फील्ड में, ब्रांच में एडमिशन, मतलब जैसे एमबीबीएस होता है? नहीं, मैंने बीएचएमएस किया। कहाँ से किया आपने? हमने जो है फैजाबाद से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज है फैजाबाद गवर्नमेंट। उसके बाद इंटर्नशिप हमने यहाँ नेशनल होम्योपैथी कॉलेज है जी जी वहां से किया था। जी जी। और जो 6 मंथ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की होती है इंटर्नशिप, वो आरएमएल हॉस्पिटल से। जी जी जी। पिताजी क्या करते हैं डॉक्टर साहब? पिताजी हमारे किसान हैं। पिताजी किसान है, इसका मतलब बाबा जी भी किसान? बाबा भी किसान है। तो वहाँ किसानी से पैसा निकाल करके एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाना बड़ा कमाल का काम है, बहुत कठिन काम है। और भी भाई बहन, मान लीजिए जो भी आज का जो दौर चल रहा है, जो आज की महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग बैक में भी जो है जिस हिसाब से मान लीजिए उस समय जो फीस थी, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा थी। आज व्यवस्थाएं ज्यादा हो गई हैं। आज जैसे मान लीजिए फीस महंगी है तो आदमी अरेंज कर सकता है, तब उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, कम थी कि आपको पैसा अरेंज करने में बहुत टफ होता था। आज की डेट में लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन तब लोन नहीं मिल पाता था। तब लोन की यहाँ सुविधाएं ना के बराबर थी। और भी भाई बहन होंगे आपके? जी, 2 बहनें हैं। 2 बहनें। देखिए, उनको भी पढ़ाना लिखाना, खेती से पैसा निकाल के पढ़ाना बहुत कमाल का काम है। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं जो खेती से पैसा, क्योंकि खेती में, हमारे गांव में एक कहावत है डॉक्टर साहब, कि खेती में आदमी का तेल निकल जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर साहब, खेती करना बहुत मेहनत का काम है। आज देख रहे हैं हमारे देश का किसान जो है, जो किसानी करके आगे बढ़ते हैं, उन किसान के पास एक अच्छा घर होता है, ना बच्चों की अच्छी शिक्षा होती है, ना वो अच्छी शादी कर पाते हैं। भाई यही 3-4 उम्मीद लगा के रखते हैं किसान। तो आपके पिताजी ने इतनी मेहनत करी, हालांकि मेरे भी पिताजी ने पहले किसानी करी, फिर बिजनेस में आए, लेकिन बाबा तो किसान ही थे मेरे पूरे परिवार ने मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने में। जी। एक कंबाइंड फैमिली थी, कोई सेपरेशन नहीं था। 5 भाई हमारे पिताजी थे, और सब पूरा जो है हमारी कंबाइंड फैमिली चल रही थी बिल्कुल अच्छे से। बहुत अच्छी बात है जी। आप भी खेती बाड़ी कभी देखने जाते हैं? बिल्कुल, कुर्मी है तो कुर्मी का ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो खेत तक नहीं गया होगा। हाँ, मैं भी जाता हूँ, सही कह रहे हैं। मैं भी कृषक समुदाय से हूँ, तो खेती मैंने करी है। हमारे बाराबंकी में पिपरमिंट की खेती बहुत तगड़ी होती है। पिपरमिंट का ये हाल है कि अब ये मान के चलिए कि आज से 25 साल पहले जी, जो मेंथा का रेट था, मेंथाइल का, जी, उससे भी कम आज की डेट में है। जी। उस समय डीजल सिंचाई के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो उसका रेट था, जी, आज कई गुना बढ़ गया है। खाद का रेट बढ़ गया है, लेबर चार्ज बढ़ गया है, सारे चार्जेस बढ़ गए हैं, लेकिन जो मेंथा ऑयल का रेट है वो वही है, वो उससे भी कम हो गया। जी, मतलब काफी मतलब तो अभी भी बचत हो जाती है कुछ? हमको तो नहीं लगता बचत होती होगी। कैसे काम चलता है लोगों का, बड़ी मुश्किल है। चलिए डॉक्टर साहब, उसके बाद चलिए खेती बाड़ी। उसका ये होता है कि मान लीजिए जो है किसान यही कर पाता है, जैसे मेंथाइल तैयार हुआ तो उससे जो पैसा निकला आगे धान की खेती में लगाया, फिर धान से जो निकला वो उसमें लगाया, पैसा ट्रांसफर करता रहता है। कमी पड़ती है तो इधर उधर से व्यवस्था करता है। हमारे यहाँ भी जब हम लोग छोटे थे तो फीस देने के लिए यही होता था कि भाई फीस जमा करनी है तो यार धान कटेंगे तब जमा करेंगे, फिर आगे की फीस जमा करनी है, फिर गेहूं कटेंगे तब देंगे, फिर आगे की फीस देनी, पिपरमिंट की पेराई हो जाएगी, पैसा आएगा तब फीस देंगे। तो कृषक समुदाय परेशान तो है। तो डॉक्टर साहब, आप जो है कहाँ प्रैक्टिस करते हैं इस समय? प्रैक्टिस हम जो है यहीं पे आपका चिन्हट में एक जगह है लौलाई, जी, वहीं पे हॉस्पिटल है अपना, और बाकी एनएचएम में हमारी पोस्टिंग है बाराबंकी में ही। बहुत अच्छी तो सुबह का टाइम वहाँ रहता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये आप जो मतलब चूंकि बीएचएमएस किए हुए हैं, तो आप मतलब होम्योपैथ, जी, तो होम्योपैथ से संबंधित ही लोगों का इलाज करते हैं?
होम्योपैथिक और बाकी जो है जो जनरल होती है अच्छा अच्छा, इमरजेंसी ड्रग, जी 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 जी। उनका भी। अच्छा, होम्योपैथ का इलाज मुझे लग रहा है कि ड्यूरेशन काफी लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं? देखिए, दो प्रकार की बीमारी होती हैं। जी। जैसे एक बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ये होता है जैसे अचानक आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको छींक आई, जी जी फीवर आ गया, तो ये हो गई एक्यूट कंडीशन। जी जी। बाकी कोई भी बीमारी है जैसे धीरे धीरे वो अपना जो है बड़ा रूप लेती है। बड़ा रूप लेती है, वो क्रॉनिक में हो जाती है। तो वो केसेस है जैसे एक्यूट में अगर जो मेडिसिन बिल्कुल सिमिलर मिल गई तो ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी मिनिमम ड्यूरेशन कितना लगता है? कोई मिनिमम नहीं, एक्यूट केस है अगर जो बिल्कुल मेडिसिन अच्छे से निकाल ली गई है, जी जी, दे दी गई है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से एलोपैथी काम करती है वैसे होम्योपैथी वैसे ही काम करती है। जी। तो मतलब हम छोटे थे तो बाराबंकी में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ जब जाते थे तो इतनी बड़ी शीशियों में वो हमको व्हाइट कलर की गोलियां होती थी, कहते थे ऐसा टॉफी यूज करते थे, बेटा ये लो टॉफी, तो हम लोग खाने बड़ा मजा आता था। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या होम्योपैथ की सभी दवाइयों में जो लिक्विड होती है अल्कोहल का यूज होता है क्या? बिल्कुल, हर दवाई में एल्कोहल व्हीकल होता है व्हीकल। मेडिसिन का। एल्कोहल जो है व्हीकल होता है, बाकी अदर सोर्सेज जो होते हैं मेडिसिन जैसे प्लांट सोर्सेज जो होते हैं, हाँ हाँ, तो जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जैसे प्लांट किंगडम का है, जी तो जैसे कुछ पत्तियों से बनती है, जी जी कुछ उनकी जड़ से बनती है, जी कुछ जी तने से बनती है, जी तो उसी का इस्तेमाल करके जी एल्कोहल का, जी। और उसको एक प्रोसेस बोलते हैं पोटेंटाइजेशन, ओके वो पोटेंटाइज फॉर्म में होता है। ओके। इसमें जैसे कि एक होता है क्रूड फॉर्म में जी। जिसको मदर टिंचर बोलते हैं, हाँ हाँ, और फिर मदर टिंचर जो होता है उसी को पोटेंटाइज किया जाता है तो वो डाइल्यूशन बनता है। अच्छा जिस प्रकार से एलोपैथी में होता है कि मेडिसिन ये इतने mg की है, हाँ हाँ, जैसे 30 mg, 60 mg, जी 40 mg, जी वैसे उसमें भी पावर होती है। अच्छा अच्छा सबसे लो पोटेंसी जो होती है 6 में होती है 30, जी फिर 200, जी। 1m, 10m, cm, अच्छा इस तरीके से होता है। इसमें क्या, इसमें भी मतलब दवाइयों के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं या प्रकार होते हैं क्या? नहीं, दवा के प्रकार नहीं, जैसे दवा जो बनाई जाती है हाँ हाँ, तो वो अलग अलग सोर्सेस से बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। जी। जैसे मतलब अभी आप, जैसे हम लोग अभी डिस्कस जब कर रहे थे तो पता है सर्प के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए नहीं, अलग। सर्प क्या, जैसे कि जो मेडिसिन बनती है जैसे जो सर्प होता है उसके विष से भी मेडिसिन बनती है। अच्छा, सर्प के विष से। जी ये मतलब ये जो काम होते हैं, जी। ये इनका प्रोडक्शन जो होता है क्या इंडिया में होता है या इंडिया के बाहर से मंगाई जाती है दवाई? नहीं, इंडिया में भी होता है। इंडिया में होने लगे हैं। अच्छा, इसकी इजाद मतलब होम्योपैथ का डेवलपमेंट ये शायद जर्मन का है। जर्मन है, जर्मनी से। होम्योपैथ के शायद फादर हनीमैन। डॉक्टर हनीमैन सर थे। जी जी, वो पहले एमबीबीएस ही थे। पहले MBBS। हाँ, पहले अच्छा एमबीबीएस ही थे, फिर उन्होंने जो है अपना रिसर्च करके होम्योपैथी मेडिसिन पे आए, तो फिर बाद में उन्होंने जो है ये होम्योपैथी, एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी में आए थे। अच्छा 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 और होम्योपैथी का जब संपूर्ण ज्ञान होगा तभी होम्योपैथी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे कुछ होम्योपैथी जो होती है वो लक्षणों के, जो लक्षण होते हैं, मरीज जो सिम्टम देता है जी जी जी, तो उन्हीं को देख के मेडिसिन इसको जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। ये बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे मतलब एलोपैथ में तो शायद लगभग सभी का इलाज होगा, लेकिन जैसे पेनक्रिटाइटिस, शुगर, कैंसर या न्यूरो की समस्याएं, यूरो की समस्याएं, क्या हर टाइप की समस्याओं का इलाज होम्योपैथ में है? इलाज है लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है। इलाज है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका एलोपैथी हुआ, मान लीजिए किसी को स्टोन है किडनी में, जी जी, किडनी का स्टोन खिसक के उसके पेशाब की नली में आ गया। जी, पेशाब की नली में पहुंचने के बाद में जैसे मान लीजिए पेशाब की नली के साइज से ज्यादा बड़ा स्टोन है, अब उसको निकालने के लिए अगर जो वो नहीं निकलेगी तो फिर जो पेशाब छन के आ रही है गुर्दे से, तो फिर से वापस जाएगी गुर्दे की तरफ। अच्छा, तो गुर्दे की तरफ जब वापस जाएगी तो वो गुर्दे में
सूजन पैदा करेगी और वो धीरे धीरे किडनी को अफेक्ट करेगा, गुर्दे को अफेक्ट करेगा, तो इससे गुर्दा खराब हो सकता है। अच्छा। इसलिए उसमें उस जगह पे ये देखा जाता है कि स्टोन का साइज बड़ा है तो हम फिर वेट नहीं करते हैं, फिर उसको एलोपैथी प्रोसेस एक होता है PCNL और URSL। जी। PCNL जो होता है वो जैसे पेशाब की नली के ऊपरी साइड में स्टोन फंसा हुआ है तो उस प्रोसेस से होता है, और अगर जो वो नली जो होती है पेशाब की, अगर जो लोअर पार्ट में है तो पेशाब के रास्ते ही जाके वो स्टोन निकाल लेते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है। और डॉक्टर साहब जैसे ये कैंसर है या पैंक्रियाटाइटिस है या शुगर, ऐसी बीमारियों की? कैंसर का ये मान के चलिए जैसे एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है, मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव निकला, उसके अकॉर्डिंग में उसका जो है ट्रीटमेंट होता है। ओके। होम्योपैथी में ये होता है, मान लीजिए कि जो है मरीज को जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जी, मतलब जो भी बॉडी में पैथोलॉजी है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, मतलब मरीज सही हो जाता है? अब सही नहीं होता तो पैथी बंद हो जाती है। हाँ, ये भी बात तो खैर सही है। और जैसे एक बीमारी मैंने आपको बताई पैंक्रियाटाइटिस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी टाइट बीमारियों के नाम कहाँ से लेके आ रहा हूँ, जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं शायद पैंक्रियाटाइटिस। नहीं, अब ज्यादा कॉमन हो गया है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस जो है जनरली ये होता है जी कि मान लीजिए कि गॉलब्लैडर में स्टोन है, हाँ, ज्यादा दिन तक पड़ा रहा वो जी, तब भी पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। तभी पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है या होता रहता है? और बाकी अल्कोहल का यूज जो करते हैं उनमें भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब काफी चर्चा हुई आपके साथ, बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे दर्शकों के नाम एक संदेश है कि डॉक्टर साहब अजीत वर्मा जी मित्र भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और मैं तो चाहता हूं कि आज आपने देखा नहीं सरकार ने योजना चलाई पुलिस मित्र, डॉक्टर भी मित्र है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर को एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है ना डॉक्टर साहब? तो मेरे दर्शकों के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें या कोई और गंभीर बीमारियों पे अगर आप कोई अपनी सलाह देना चाहें, तो मेरे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सलाह एक क्या बहुत सारी है जी। जैसे अभी आपने डायबिटीज के बारे में पूछा जी, शुगर लेवल का जी, तो ज्यादातर चाहे ग्रामीण परिवेश में हो जी, चाहे शहर में हो जी, दोनों जगह का एक पेशेंट का ये निचोड़ निकलता है। मान लीजिए उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई, जी, जी, ठीक है, तो वो मेडिसिन खाए आप, हर हफ्ते उसको बताया गया कि आप अपना टेस्ट कराना है, टेस्ट कराते रहिए, टेस्ट कराता रहा जी, और महीने में एक बार दिखाना है आपको, ठीक है, मॉनिटरिंग करते रहिए, जो परहेज है वो परहेज बताया गया। तो ज्यादातर पेशेंट ये कहते हैं, मान लीजिए 1 महीने बाद जब दिखाने आए तो वो यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब दवा तो हमने बंद कर दी थी और 10 दिन से जो है हम, और जब शुगर बढ़ता है तो हमने कहा क्या मतलब टेस्ट कराया था क्या, शुगर आपका नॉर्मल ही रहता है? नहीं, वो हम समझ जाते हैं, जब बढ़ता है तो हम समझ जाते हैं। और फिर ये होता है कि धीरे धीरे करके भाई शुगर आपका बढ़ा रहेगा, मेंटेन रहेगा उतना ही जो है कि ओवर कंट्रोल चल रहा है, तो आपके गुर्दे के ऊपर असर आ जाएगा, बिल्कुल डायलिसिस का नंबर आ जाएगा। जी, जी, तो ये ना करें। शुगर और ब्लड प्रेशर ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। जी, जी, अगर जो आपका बढ़ा हुआ है तो उसको आपको कंट्रोल करना है, एनी हाउ आपको कंट्रोल करना है। आप परहेज करिए। बीपी, अब ये भ्रम पालते हैं बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, चेक कराए, अरे मेरा तो कंट्रोल है, मेरा तो कंट्रोल है, अब दवा खाने की जरूरत नहीं है, दवा नहीं खाए, फिर वो आगे चल के नुकसान करता है। तो यही आप मॉनिटरिंग करते रहिए और बाकी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना है। सही कह रहे डॉक्टर साहब। उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर ये शुगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित कर रहा है। उनको लगता है कि नहीं ऐसे चल रहा है, ऐसे जीवन जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन मतलब जैविक अंग जितने हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। शुगर लेवल अगर जो आपका बढ़ा रहेगा तो मान लीजिए कहीं आपको कट या कोई भी छोटा सा भी घाव हो गया तो वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो उसको और अच्छा फेवरेबल जो है मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है कि और वो ग्रोथ करता है, तो वो ठीक नहीं होगा जल्दी और वो नासूर बन जाएगा। तो आज की आपके साथ ये मुलाकात अच्छी रही, मेरे दर्शकों को भी प्रेरित करेगी कि कम से कम डॉक्टर साहब से कुछ सीखें। अजीत वर्मा डॉक्टर साहब का नाम है और हमारे मित्र भी हैं, और इन्होंने आपके लिए देखिए बड़ी अच्छी सलाह दी। तो हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, नाइस टू मीट यू।